नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे, जिस संदर्भ पे चर्चा करने वाले हैं वो है एक ग्रामीण धरा का विकास। और जो इतिहास होता है किसी भी गांव का, तो वो विकास की तरफ किस तरह बढ़ा, उनमें किन किन हस्तियों का योगदान रहा और वर्तमान में वो किस विधा से, किस नीति से, किस रणनीति से विकास की तरफ बढ़ा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि आधुनिक समय में फ़िलहाल ज़्यादातर विकास के नारे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन धरा पर काम नहीं होता। लेकिन जहाँ पर देखा जाता है, हम अतीत की तरफ देखते हैं तो काम करने वाले इच्छुक ज़्यादा होते थे, जो अपने क्षेत्र को विकास की तरफ लेके जाते थे। एक दूसरे की भावना होती थी, सहयोग होता था। तो इसी संदर्भ को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। मैं फिर से आपको बतला देता हूँ, मेरा खुद का गांव भरान है, जो हिंदुस्तान के उत्तर भारत में हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम ब्लॉक में आता है। मेरा छोटा सा गांव भरान। और मेरे ही गांव के आपके तो जाने माने होंगे, एक जानी मानी हस्ती हैं और मेरे ही सौभाग्य से गांव से हैं वीरेंद्र राठी जी। हम उनसे वार्तालाप करेंगे और मेरे ही गांव के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उन मुद्दों को खंगेलने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास के उन हस्तियों ने कुछ दिशा देने की कोशिश की और क्या क्या अच्छाई हुई और क्या क्या काम हमारा पेंडिंग रहा, और वर्तमान में क्या क्या अच्छी दिशा की तरफ काम चल रहा है और क्या क्या बहुत पेंडिंग पड़ा है और उसको हम किस तरह समेट सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं उन हस्ती से, वीरेंद्र राठी से। नमस्कार जी। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपके चैनल को और समस्त गांव वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। शुक्रिया आपका भी इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर, और मेरे दर्शकों की तरफ से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस सिलसिले को बढ़ाने से पहले मैं कुछ आपके बारे में विवरण चाहूँगा, ताकि मेरे दर्शक आपको थोड़ी गहराई से जान सकें कि आप वर्तमान में क्या करते हैं, किस फील्ड से इच्छुक हैं और आपने किस विधा से निकलते हुए इस सफ़र को तय किया है। मेरा नाम मास्टर वीरेंद्र राठी है। मेरे पिताजी का नाम मास्टर चंद्रहास है और गांव के स्कूल से ही मैंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। प्राइमरी एजुकेशन मैंने गांव निदाना से ली थी, क्यों मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहाँ पे थी। और 9वीं क्लास में मैं जाट हाई स्कूल हिसार में चला गया था, और 10वीं क्लास में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बड़म्बा गांव में हो गया था, तो 10वीं मैंने बड़म्बा से की। उसके बाद 1985 के अंदर मैंने 10th पास आउट करके 84-85 में वेस्ट कॉलेज रोहतक में मैं पढ़ा। वहाँ से 3 साल पढ़ने के बाद मैंने गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने एमए हिंदी किया, और पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी मैंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में की, और बीएड मैंने जाट कॉलेज रोहतक से की। और उसके बाद 1 अगस्त 1995 से मैं टीचिंग लाइन में आ गया। मैंने पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, महम के अंदर ही हिंदू स्कूल के अंदर भी पढ़ाया, श्री राम स्कूल के अंदर भी पढ़ाया, एचडी खेड़ी के अंदर भी पढ़ाया, और फिर बहुत ही एक रेपुटेड स्कूल छुच्छकवास के अंदर है आरईडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं वहाँ भी सिलेक्ट हुआ और वहाँ भी मैंने 2-3 साल पढ़ाया। उसके बाद महम में मैंने अपना स्कूल भी किया, और बाद में मैं इस स्कूल को छोड़ करके झज्जर गया। झज्जर में मैंने अपनी एकेडमी खोली, रोहतक डिफेंस एकेडमी के नाम से। फिर उसके साथ साथ मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, और उसके बाद मैंने फिर एकेडमी साथ साथ रखी। 11th-12th की एकेडमी मैंने रखी। मेरा एक पार्टनर था अमित शर्मा जी देहरादून से, जो आकाश इंस्टीट्यूट द्वारका का सेंटर हेड रहा, और एक्सपोनेंशियल सक्सेस के नाम से हमने वो एकेडमी चलाई। तो निरंतर 26-27 साल तक मैं टीचिंग के काम से जुड़ा रहा। और अब कोरोना काल के बाद मैंने उस एकेडमी को बंद करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज का सिस्टम आ गया था, किराए की हमारी बिल्डिंग थी। और उसके साथ साथ अब मैं जो आप समाज सेवा कर रहे हैं एज ए पत्रकार, तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में 2-3 चैनल के ऊपर मैं काम करता हूं, जिसमें मुख्य रूप से सबकी खबर टीवी है। ये मेरा अपना परिचय है। बहुत खूब। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया, टीचिंग के प्रोफेशन में काम किया, और बतौर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी अब काम कर रहे हैं। बहुत खूब है। तो मैं इसी आपके जो
जो जिन जिन क्षेत्रों से आपने इतनी खूबसूरत जो सफ़र तय किया है, उसी से संबंधित मैं अपने गांव के इतिहास पे आना चाहूँगा। जैसे आपसे बतलाया है कि मैं अपने गांव के इतिहास को जानना चाहूँगा और मेरे दर्शकों को बतलाना चाहूँगा, तो अपने गांव के इतिहास को थोड़ा सा ताज़ा कर दीजिए कि कैसे, किस दौर से यहाँ पे जो ग्राम पंचायत शुरू हुई और जो सरपंच पद पर आए उन्होंने किस विधा से, किस नीति से, किस रणनीति से काम किया। जितने हमारे सरपंच गण हुए हैं तो उनकी यादें थोड़ी ताज़ा कीजिए, ताकि मेरे दर्शक भी और मेरे गांव के जो युवा साथी हैं, नया वंश है, वो जान सके। आज से करीब 10-11 साल पहले दैनिक भास्कर का पत्रकार अपने गांव के अंदर आया था और 4-5 बुद्धिगण लोग वहां पर बैठे थे। वहां जो चर्चा चली गांव के नामकरण के आधार पर भी, तो बताया गया कि करीब 450 से 500 साल पहले हमारा गांव बसा है। लेकिन इसके नामकरण के ऊपर कुछ लोगों के अंदर मतभेद हैं। कोई किसी के नाम पर बता रहा है, कोई किसी के नाम पर बता रहा है। उस बात के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक सरपंचों की पंचायती परंपरा की प्रचलित होने की बात है, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे वहाँ से हमने जो सुना है, वो सरपंच होते थे ताराचंद जी। वहाँ से हमारे को कुछ यादें, हमारी धुंधली यादें वो हैं। उसके बाद का सफ़र हमारे को याद है कि कौन आदमी सरपंच बना और किसने क्या काम किए। अगर पुराने दौर में आप जाओगे तो बाद में एक रामेर सरपंच होते थे बेकरड़ा पन्ना से, और दोनों पूरे गांव की एक ही पंचायत होती थी। नौजवान थे और उन्होंने विशेषकर खेलों के प्रति जो गांव के अंदर रुचि पैदा की। उनके ज़माने में गांव के अंदर खेल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। कुश्ती का जो दंगल होता था उसके अंदर भी जो ठीक पारितोषिक होना चाहिए, सम्मानजनक, वो उन्होंने शुरुआत की और निरंतर जब तक वो सरपंच रहे उन्होंने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जो चुनाव आया तो उस अगले चुनाव में प्रत्याशी वो भी थे, तो अपने जंदरान पन्ना से ओम पहलवान, जिसको ओम सरपंच के नाम से भी आज गांव में जानते हैं, ओम डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ये भी नौजवान थे, पहलवानी करते थे। तो गांव ने इकट्ठा होकर के इनको बहुमत दिया, ये सरपंच बन गए। और 1987 के अंदर जब चौधरी देवीलाल की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, वो सौभाग्य से महम से ही एमएलए थे और मुख्यमंत्री बने, तो आन सिंह दांगी को उन्होंने एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। तो ओम सरपंच के लाइजन जो थे वो आन सिंह दांगी से बहुत बेहतर थे। तो इन्होंने भी अपने समय में विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाया, चाहे वो खेल प्रतियोगिताओं की बात थी, चाहे वो गलियों के पक्का होने के निर्माण की बात थी। और वो दौर ऐसा था जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो नौकरियों का पिटारा भी महम 24 के लिए खुला था। उसके अंदर भी ओम पहलवान ने प्रयास किए। ये बात अलग रही कि कुछ लोग उनसे इस कारण भी नाराज़ रह गए कि हमारा काम नहीं करवाया, फलाने का करवा दिया, वो एक अलग इशू है। तो तब से इनकी याद जो मैं देखता हूँ, बाद में ओम जी जैसे 8 गाँव के अंदर शुगर मिल डायरेक्टरी का चुनाव होता था पहले, और डायरेक्टर का पद शुगर मिल के अंदर बड़ा अहम पद होता था। तो ओम के खिलाफ जो है सूरत सिंह नाम का व्यक्ति था मोखरा गांव से, और मोखरा तो कहीं न कहीं मेरे गांव भराण से डबल गांव पड़ता है, और मदीना के अंदर वो पोलिंग हुई थी, वहीं पे शाम को काउंटिंग हुई थी। तो ये 8 गाँव के प्रतिनिधि बतौर डायरेक्टर के रूप में भी ओम पहलवान जी चुने गए थे। और उसके बाद जो अगला चुनाव आया था सरपंची को, यहाँ पे पंचायत भी हमारी अलग बन गई। जंदरान जो राठी पाना जिसको बोलते हैं, तो वो पंचायत हमारी अलग बनी। उसी समय की बात है जब ये अलग अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे। पहली पंचायत हमारी जो ओम सरपंच था, यहाँ से हमारी पंचायत अलग हुई। और पंचायत अलग होने का फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। फ़ायदा तो ये हुआ कि पंचायत डबल हो गई, तो 2 आदमी गांव के सरपंच बन गए। इस सरपंची का पद ऐसा होता है कि हर आदमी चाहता है कि तेरे नाम के आगे सरपंच लगे। तो एक साथ गांव में 2 सरपंच बनने लग गए। बजट भी हमारा तीसरे हिस्से का बजट बनता है, और परली पंचायत बड़ी है हमारे से, तो वो 2 हिस्सों में है। जैसे पंचायती ज़मीन का तीसरा हिस्सा हमारी पंचायत को मिलता है जब बोली लगती है तो। लेकिन इसमें बजट के साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान मैं व्यक्तिगत तौर से मानता है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, जो ये अगला चुनाव आया तो अपनी पंचायत के अंदर प्रमुख रूप से पूरा जो पाना है ये 2 ठोड़ों में कह लो, 2 धड़ों में कह लो, ये बट गया। एक से जैसे भाई ओम सरपंच चुनाव के लिए दोबारा मैदान में आ गए, और दूसरे परिवार की तरफ से भाई सतबीर मैदान में आ गए, जिसको गांव के अंदर भुंडू के नाम से जानते हैं। और वो चुनाव हुआ, उससे पहले हमारे जैसे लोगों को भी ये नहीं पता था कि कौन आदमी किस ठोड़ों में पड़ता है, किस परिवार में पड़ता है। सारे सामूहिक रूप से भाईचारा था, तो कहीं न कहीं थोड़ी सी खटासानी वहाँ से शुरू हुई।
और उसके बाद तो एक सिस्टम और गलत हो गया। जब ठोड़ों की बात आने लगी तो सतबीर सिंह वहाँ सरपंच चुन लिए गए। जो ही अगला चुनाव पंचायत अलग बनने के बाद आया, एक तरह से दूसरा कह सकते हो आप उसको, तो उसमें एक ठोड़े ने, एक परिवार ने कहा कि हमारा प्रत्याशी मैदान में नहीं आएगा, तुम्हारा प्रत्याशी मैदान में आएगा, चाहे आप एक उठाओ चाहे दो उठाओ। लेकिन उसमें सर्वसम्मति हुई। ये भी मेरे गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े गर्व की बात है। आसपास के किसी भी गांव के अंदर अगर सरपंच पद प्रत्याशी सर्वसम्मति से पूरी पंचायत चुनी जाती है तो उसका ब्लॉक में भी, जिले में भी, प्रदेश में एक नाम जाता है। तो हमारे गांव में उस टाइम जब सर्वसम्मति हुई तो भूपन जो थे वो सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए थे और पूरी पंचायत ही हमारी सर्वसम्मति से चुनी गई थी। ना किसी ने पंच का फार्म भरा था, ना सरपंच का भरा था। जो नाम कमेटी ने तय किए उन्हीं नामों का पर्चा भरवा करके निर्विरोध रूप से पूरी पंचायत हमारी चुन ली गई थी। तो और उसी समय में दूसरी पंचायत में कौन था उनके पैरेलल, उसी समय अंतराल में? उनके पैरेलल नहीं था, उनकी पंचायत तो अलग थी। बल्कि उसने भी एक प्रयास किया। जब हमारी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई तो उन्होंने अपने बामलियों वाली चौपाल के अंदर दोनों पाने इकट्ठे हुए और हमारे पाने को सम्मान देने के लिए उन्होंने बुलाया। मैं तो उस टाइम बच्चा था, मैं उस पंचायत में हाजिर था और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि जैसे जंदरान पन्ना के सर्वसम्मति से पंचायत बनी है उसी प्रकार से हमारे पन्ने के भी पंचायत सर्वसम्मति से बने। और उन्होंने फैसला जंदरान पन्ने की कमेटी के ऊपर छोड़ दिया। उन आदमियों ने इकट्ठा होकर के जो सरपंच का नाम दिया, उसी परिवार जो एक्स सरपंच मैं रामेर बता रहा हूँ, वो फिर मैदान में आ गए और वो सर्वसम्मति उनकी नहीं बन पाई। वहाँ फिर खुला चुनाव हुआ, वहाँ से सरपंच फिर अलग बने जो उनके पंचायत के थे। हमारी तरफ से जो था भूपन सर्वसम्मति से बना था और दूसरी पंचायत का उस समय पे चुनाव हुआ था। विनर कौन रहे थे उस समय? उस पंचायत में विनर का तो पूर्ण रूप से तो मेरे को ध्यान नहीं है। हो सकता है कि एक बार तो तारिफ सिंह जी बने थे। ये रहते थे बाहर बहादुरगढ़, जिन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल के खिलाफ लोकदल अजीत से। और फिर वो गांव के सरपंच भी बने थे, शायद सतबीर के टाइम बने थे वो। जब यहाँ सतबीर था तो उधर तारिफ सिंह बने थे। और उसके बाद जो है तारिफ सिंह जी ने एक एमएलए का चुनाव और लड़ा। सरपंच बनने के बाद वो एमएलए का चुनाव लड़ने के बाद सरपंच बने। उसके बाद वो पंचायत मेंबर चुन करके ब्लॉक समिति के मेंबर बने और वो बनना चाहते थे ब्लॉक समिति के चेयरमैन। वहाँ वो कामयाब नहीं हो पाए और सन 2000 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल की पार्टी, जिसके साथ मैं भी लंबे समय तक जुड़ा रहा बतौर राजनीतिक, और चौधरी तारिफ सिंह ने सन 2000 का चुनाव में हमसे हरियाणा विकास पार्टी के निशान पर लड़ा। वहाँ भी उनको हार मिली। और उसके बाद वहाँ वेद सरपंच बने। एक पंडित जी थे अपने कप्तान, डॉक्टर कप्तान जी, बड़े अच्छे आदमी, वो जोलाना के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते थे, वो भी बाहर रहते थे। उनको भी सरपंच बनने का मौका मिला। ये तारिफ सिंह के बनने के बाद वेद जी आए? तारिफ सिंह बनने के बाद। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पैरेलल बताओ, जैसे जो बामल पाना में जो सरपंच बना और साथ ही साथ जिंदराना पाना में जो बना, ताकि युवा साथी उस चीज़ को कैच कर पाए और मेमोराइज कर पाए। तो इस तरफ तो जैसे पंचायत अलग हुई तो पहले ओम था, इस तरफ सतबीर बन गया। और उस तरफ जो सरपंच बना था सतबीर के टाइम पे तारिफ सिंह जी बने थे। उससे अगले चुनाव में वहाँ बने थे डॉक्टर कप्तान शर्मा जी। और यहाँ भूपन के बाद जो चुनाव हुआ था वो सरपंच बने थे बागल, दिलबाग सिंह उनका नाम था, बागल कहते थे। और इन्होंने जो विशेष रूप से, मैं आज वो सरोग में हैं भाई बागल सरपंच जी, तो स्पेशल मैं एक चीज़ का उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। जब वो सरपंच बने और दूसरी तरफ सरपंच था जगदीश, वहाँ ऐसी सीट आ गई थी बाद में बागल के टाइम पे। और ये इनके प्रयास से हमारे पान्ने के अंदर चौपाल जो थी वो बड़ी डैमेज हो गई थी। कभी किसी चौपाल के अंदर बारात को बैठाते थे, कभी किसी के घेर दरवाजे के अंदर बैठाते थे। तो काफ़ी प्रयास भाई दिलबाग ने किया और उनके प्रयासों से इस चौपाल का पुनर्निर्माण हुआ। जो पूरे पान्ने ने कुड्डी पर, तागड़ी पर, ज़मीन पर वैसे चंदा इकट्ठा किया, पंचायत का निर्माण हुआ। एक तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल की सरकार आ गई थी और मैं उनके काफ़ी निकट था। दिलबाग ने मेरे से कहा जी गांव में डिग्गी बनवाने के लिए ज़मीन चाहिए, वो डिग्गी की ज़मीन हमारे पास है, डिग्गी चाहिए। तो उस समय जगदीश सरपंच होते थे परली पंचायत में,
और यहाँ होते थे दिलबाग सिंह जी, साथ में भूपन एक सरपंच था, मामन पंडित जी परली पंचायत में जो शायद बहुत लंबे पंच रहे हैं पंचायत के अंदर, वो थे। और आपके जो BRM स्कूल वाले थे, इनके पास जीप होती थी। इनका एक भाई मिलिट्री में लगा हुआ है ब्रह्म, वो उसका ड्राइवर था। उस टाइम पे लगा नहीं था या छुट्टी आया हुआ था, मैं था। तो हम 7-8 आदमी यहाँ से झज्जर गए। चौधरी मनफूल सिंह होते थे पूर्व डिप्टी स्पीकर, जो चौधरी बंसीलाल के समधी थे। चौधरी बंसीलाल की लड़की चौधरी मनफूल सिंह का लड़का है रखी है, और वो उसके चौधरी मनफूल सिंह के लड़के हाई कोर्ट के अंदर वकील है, शायद राजेंद्र सिंह नाम है। तो हम चौधरी मनफूल सिंह के पास गए, हमने वहाँ रिक्वेस्ट की कि जी डिग्गी बननी है मोखरे में सिर भराना से, क्योंकि बाली पहलवान उस टाइम सीटिंग MLA था, और कोई भी मुख्यमंत्री किसी MLA को मना नहीं करता सार्वजनिक काम के लिए, जब चाहे विपक्ष का MLA जाए चाहे सत्ता पक्ष का जाए। तो हमें डर ये था कि चौधरी बंसीलाल बाली पहलवान के कहने पर मोखरा में इसको शिफ्ट ना कर दें। तो हमने वो रिक्वेस्ट की, उन्होंने चीफ को बोला, और ये डिग्गी उनकी देन मानता हूँ मैं चौधरी बंसीलाल की, कि उन्होंने मेरे गांव को डिग्गी की सौगात दी, और भाई दिलबाग बागल सरपंच के समय में ये डिग्गी मेरे गांव में बनी। उनके बाद जैसे बागल जी के बारे में बताया आपने कि उस समय जो ये सौगात मिली है डिग्गी की, बहुत अच्छी पहल थी, और गांव की सुविधा के लिए ये एक सफल प्रयास रहा आपका। उसके बाद जो आने वाले सरपंच थे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप बताइए। और पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, स्टेप टू स्टेप वर्ड प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे। जैसे बागल जब सरपंच बन गया तो उसके बाद चुनाव आया बागल के बाद, तो हमारे ये तो परंपरा खत्म होगी कि एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे, एक ही ठोड़े के, दो नहीं लड़ेंगे। बागल ने लड़ा तो उसके ठोड़े के ही लोग चुनाव मैदान में थे, हमारे परिवार का कोई आदमी चुनाव मैदान में नहीं था। उनमें से चाहे वो सर्वसम्मति करो, चाहे 2 लड़ो या 3 लड़ो। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें 2 प्रत्याशी मैदान में आए। एक तो गुगनर के परिवार से आया, जिसको मोला परिवार कहते हैं, दादा मोला, और एक जो रमेश था, एक सरपंच है, अब तो एक्स ही कहेंगे, वो मैदान में थे। और उसमें रमेश कुमार जो थे, ये इनकी माँ थी। तो नाम तो गाँव सरपंच जी का चुनाव तो गांव के अंदर जो है ना मैन पावर के हिसाब से चलता है, आदमी के नाम से, औलाद के नाम से चलता है। अच्छा, इनसे रमेश सरपंच से पहले तो जैसे ये राजवीर इंदौरा बने थे शायद, उनसे पहले जो वेद सरपंच के साथ साथ। हाँ, बीच में एक बार हमारी पंचायत भी रिजर्व रही, और उसमें 3 प्रत्याशी मैदान में थे। एक तो 2 तो आपके ही उससे थे, एक तो राजवीर था, एक दलवीर था, और एक अपना मडुआ का लड़का था, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। पाला ना, पाला नहीं था, एक तो पाला था, एक राजपाल था, मडुआ लड़का। 4 प्रत्याशी मैदान में थे, 2 उधर से थे, 2 आपकी तरफ से थे। इसमें राजवीर ने चुनाव जीता, और पढ़ा लिखा था, उस समय का ग्रेजुएट था, और नंबरदारी भी इसके पास थी, और साथ साथ सरपंच भी रहा। जैसा ये इसमें सामर्थ्य था, काम इसने भी ठीक ठाक करवाए, अच्छे करवाए। उसके बाद ये रमेश आया, और उसी समय काल में जो दूसरी पंचायत है उसमें वेद जी आए थे। वेद जी ने भी अच्छा प्रशंसनीय काम किया। राजवीर के पैरेलल उधर जो पंचायत थी उसमें वेद सरपंच जी चुनाव जीते थे सरपंच का। और एक बहुत ही मेरे लिए गौरवशाली बात रही, सन 2000 के आसपास जो ओम प्रकाश चौटाला CM थे, वो इनके वेद जियों की रिश्तेदारी में भी लगते हैं। तो इन्होंने इतना विकास काम करवाया, एक विकास कार्य करवाए, पूरे ज़िले के अंदर मेरे गांव की पंचायत जो फर्स्ट आई थी, परली पंचायत, जो जिसके सरपंच जो मुखिया जो थे वो वेद सिंह थी। और जो पंचायत फर्स्ट आई तो इनके पास ऊपर से सूचना आई कि रेडियो स्टेशन रोहतक के ऊपर आप आओ और एक अपने गांव के व्यक्ति को साथ लेकर के आओ, और आपका प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करके दिल्ली से टेलीकास्ट करेंगे। तो उसमें वेद सरपंच जी मेरे को साथ लेके गए थे ऑल इंडिया रेडियो रोहतक स्टूडियो के अंदर। तो वहाँ वेद सरपंच का भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था और मेरा भी रिकॉर्ड हुआ था, और दोनों का प्रोग्राम वो सर्दियों का समय था। मुझे अच्छे से याद है, जो टाइम उन्होंने बताया था कि 9:30 बजे रेडियो से प्रसारित होगा, तो 9:30 बजे का हम इंतज़ार कर रहे थे, रेडियो से चिपके बैठे। और बड़ा ही विकास कार्यों के अंदर वेद ने बहुत अच्छा नाम कमाया। जो सीमेंटेड रोड, ये मेन जो हमारी सड़क मदीना से स्कूल तक जाती है, बॉयज़ स्कूल तक, ये उस समय सीमेंटेड रोड बना था। और वेद ने ठेकेदार को एक बात कही थी कि मुझे माल के अंदर क्वालिटी चाहिए, मुझे कमीशन का लालच नहीं है, बल्कि एक आदमी अपनी जेब से 1000-1500 रुपये उसको दे करके महीने के, उस लड़के का नाम भी शायद रमेश था, जिन्हें गांव में जोड़ला कहा करते, उसकी ड्यूटी इसने लगाई। वो सिर्फ एक ही काम देखता था कि जो सीमेंट का मिक्सर वो कराते थे,
कितनी रोड़ी पड़ेगी, कितना क्रेशर पड़ेगा, कितने सीमेंट पड़ेगी, वो सिर्फ उसकी निगरानी रखता था। प्रशंसनीय काम है ये निगरानी का भी। बहुत ही प्रशंसनीय है, यानी कि उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि मुझे क्वालिटी चाहिए, और वो सीमेंटेड सड़क इन्होंने बनवाई। तो ईमानदारी के रूप में तो हम उसको कह ही सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत मैंने पंचायत स्तर पर अपने गांव में देखी, और वही पंचायत पूरे जिले के अंदर प्रथम आई। और जिसका ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जिसका प्रसारण हुआ, जो समूचे देश ने सुना, उस समय तो ना तो मोबाइल होते थे, दूरदर्शन के नाम पर, टेलीविज़न के नाम पर केवल दूरदर्शन होता था, तो रेडियो के लोग बहुत बड़े फॉलोवर थे। रेडियो का सबसे बड़ा सुख ये था, आदमी हाथ में पकड़ के चाहे खेत में ले जाओ, चाहे बाहर घूमने जा रहे हो तो सुनते जाओ। टीवी को तो आप नहीं ले जा सकते, ये मोबाइल को आप देखते देखते चलोगे तो आप गिर जाओगे, आप चल नहीं सकते। ये केवल जैसे जो सड़क का निर्माण हुआ, ये केवल इस तरह से प्रशंसनीय है क्योंकि मेरी भी स्कूल की मेमोरी है उस टाइम पे, जब मैं गांव के इस पार से मदीना साइड से और पूरा गांव क्रॉस करके स्कूल में जाते थे ना, तो जो टीचर स्टाफ होता था वो भी बहुत परेशान होता था, क्योंकि यहाँ पर जो घुटनों तक की मड रहता था, पानी भरा रहता था। तो उस समय में इतनी दिक्कतों में वो सड़क का निर्माण हुआ था, जो बिल्कुल एक ये लगा लो कि नरक से सड़क की तरफ लेके आए थे। तो बहुत प्रशंसनीय काम था ये तो वेद जी का। और उसके बाद वेद जी के बाद उधर सरपंच बने अजीत ही वेद के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। लेकिन अगली बार जो चुनाव हुआ उसमें अजीत सरपंच बनने में कामयाब रहे थे। लेकिन बाकी बारकियों का काम तो उनका देखो, दूसरी पंचायत पड़ती है, मुझे नहीं पता कितना बजट लाए, कितना क्या क्या काम करवाए। अपनी पंचायत का तो मुझे बारीकी से पता है। अजीत के समय में इस साइड में रमेश, इस तरफ रमेश थे, और काफ़ी बजट इनको उस टाइम पे मिला था, क्योंकि ऊपर से जो है ना सत्ता परिवर्तन होकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और ये सीधी सी बात होती है, जिस इलाके का, जिस जिले का चीफ मिनिस्टर होता है, तो वहाँ पंचायत के विकास कार्यों के लिए तिजोरी के ताले खोल दिए जाते हैं। तो काफ़ी मात्रा में पंचायत फंड यहाँ आया और दोनों ने मिलजुल करके अच्छे काम किए। उस समय भी कुछ ऐसा मेमोरियल कुछ वो काम था जो बड़ा बजट, जैसे डिग्गी का निर्माण हुआ, सड़क का, या किसी और कोई ऐसा काम बना जो याद करने लायक हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो क्या होता है इसमें, जो ठीक मेन काम होता है ना, उसमें राजनीति हिंदुस्तान के अंदर इतनी हैवी है, वो छोटे आदमी को क्रेडिट नहीं जाने देंगे उसका। जैसे गलियां बनी हमारी बटोड़ों की गलियां, पलाटों की गलियां भी पक्की हो गई। ये देखें तो क्रेडिट सरपंच को भी है, क्योंकि डिमांड तो पंचायत ही रखती है। और देखें तो क्रेडिट जो है स्थानीय विधायक को भी है कि भाई पास तो आगे तो वही भेजता है। और देखें तो सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो दीपेंद्र जीत ने पॉपुलर जनता के अंदर एमपी साहब का भी है, क्योंकि एज ए डिप्टी सीएम के रूप में तो पूरे जिले को वही देख रहे थे। और सबसे ज़्यादा योगदान तो बजट खजाने की चाबी तो हुड्डा साहब के पास थी, सीनियर हुड्डा साहब के पास, तो पैसा तो वो रिलीज करते थे। तो इसका क्रेडिट मैं सभी को दूंगा, सरपंचों को भी दूंगा। ना तो ऐसे ऐसे गांव हैं जिन गांव की मेन गलियां कच्ची पड़ी हैं, बहुत से गांव मैंने देखे हैं। आज तो चलो ये दौर दूसरा आ गया, अब तो ये चीज़ गौण सी होगी, लेकिन वो समय ऐसा था। मेरा गांव ऐसा इलाका रहा है मैम चौबीसी, जहाँ से हर गांव को अगर 5 रास्ते हैं तो पांचों तरफ से सड़कों से जोड़ा गया था। कब? 1987 के अंदर। और हरियाणा के अंदर ऐसे गांव भी हैं जहाँ आज तक सड़क नहीं है, एक सड़क का छोटी सी टुकड़ा जोड़ दिया, अगर 4 रास्ते उसके और हैं तो किसी भी रोड नहीं है। लेकिन वो क्यों बना? कि उस टाइम भी सत्ता की चाबी मैम चौबीसी के पास थी। चौधरी देवीलाल जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने। आपका खरकड़ा से तीतरी वाला रोड तब बना, आपका अजाय वाला रोड तब बना, आपका महम वाला रोड तब बना। ना तो हमारे कच्चे रोडे पड़े थे गंगा तीतरी तक, महम की सड़क वहाँ के ख़त्म हो जाती थी। और बाई इलेक्शन हुआ था 1985 के अंदर, तो भी राज सिंह दलाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और चौधरी बंसीलाल जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बना दिए थे। वो प्रत्याशी आए थे, वो कह रहे थे मैं बनवा दूंगा चुनाव जीतने के बाद, लेकिन वो चुनाव हार गए। चौधरी देवीलाल जीत गए, ये विपक्ष में थे। सत्ता में आए तो महम वाला टुकड़ा भी बना, जायब वाला भी बना, नंदाने वाला सीम पे जाके रुक गया था, क्योंकि चकबंदी नंदाना गांव की नहीं हुई थी। अब शायद वो रोड पार निकल गया है, चकबंदी भी नंदाना गांव की हो गई है। खरकड़ा वाला रोड भी तब बना। तो 1987 13 साल, वो 23 साल, ये 36 साल पहले महम चौबीसी का हर गांव एक दूसरे गांव से कनेक्टेड हो चुका था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उस समय की थी। और उसके बाद तो जो फिर बीच में 10 साल जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी आए, तो उसमें तो सरपंच भी अपने आप को एमएलए के बराबर मान के चलते थे, और एमएलए अपने आप को सीएम मान करके चलते थे। सीएम सुपर सीएम थे ही। मतलब बजट का फरमार
हो गया था उस टाइम पे, और सही बात है ये। तो जैसे रमेश जी के बाद में मैं वही सिलसिला फिर से दोहराऊंगा, जो इतिहास में जिन्होंने अपना कदम दिया है, अपना जो महत्व दिया है, तो रमेश जी के बाद में फिर अगला सरपंच पद किसके लिए गया? अगला सरपंच गया वजीर के पास। और दूसरी रमेश के बाद पंचायत में? दूसरी पंचायत में गया ये पंडित जी के पास ना, पंडित जी बाद में आया, उससे पहले आया कप्पे सरपंच, कप्तान। हाँ, कप्पे के पास। हाँ, उधर इधर वजीर था, उधर कप्पे था। तो वजीर के समय में ऐसा हुआ, जब वजीर सरपंच बना तो यही पैरेलल सरकार फिर वही थी, तो बजट की भरमार फिर भी रही, समूथली काम चले, कोई विकास कार्य जिस गांव के थे उसमें कहीं रुकावट नहीं आई। समूथ काम जैसे गलियों का ही, पानी का और है, वो सारे के सारे काम सुचारू रूप से चलते रहे, कहीं रोड़ा नहीं बना, क्योंकि बजट के हिसाब से सब कुछ होता है। तो बजट में ऊपर फिर उड़ा साहब चीफ मिनिस्टर रिपीट करके, सीटिंग एमएलए दांगी साहब थे ये भी रिपीट करके, सरपंच ही तो चेंज हुए, एमएलए वही, सीएम वही, एमपी वही। तो वो आदमी टच, अगर कोई नाराज भी था इस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, वो सत्ता में आने के बाद ऑटोमेटिकली जो वो सरकार के साथ जुड़ गया, कोई भी पंचायत प्रतिनिधि था, और उसका फिर विकास कार्यों का उसको फायदा भी मिला, काम स्मूथली चलते रहे। एक बार कहने की जरूरत होती थी, तुरंत पैसा रिलीज हो जाता था। तो वजीर सरपंच के बाद में फिर यहाँ से जोगेंद्र राठी और उधर से पंडित जी। हाँ, वजीर के बाद उधर से पंडित जी बने, और इस तरफ से जोगेंद्र राठी लीला ये सरपंच बने। अब इन्होंने भी कुछ काम ठीक किए। इसने जैसे एक तो हमारे पास ये अस्पताल के साथ वाली जो ज़मीन है, इसके अंदर जैसे आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, और उससे पहली सरकार में उस प्रयास में ये भी हुआ ना, वो हमारा पशु औषधालय की बिल्डिंग खराब हो गई थी, वो भी दोबारा बनी। और इस सरकार के अंदर आप देखोगे तो हमारा लड़कों का स्कूल दोबारा बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी, काफ़ी अच्छा बजट उसके ऊपर लगा, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है ये तो। और जैसे पानी के लिए एक पानी की लाइन भी दब गई। की समस्या तो देखो मेरे गांव की बहुत पुरानी रही है। नहीं, फिर भी नहर से लेके और जो ड्रेन पिट है, इसका पानी का जो पिट है, वहाँ तक की पूरी लाइन नई दबा के लेके आए थे, ये भी एक अच्छा। हाँ, तो नई लेके आए थे। उससे पहले तो पानी की बड़ी समस्या रही, कोई प्राइवेट कनेक्शन हुए थे मेरे गाँव के अंदर, शायद आप कोई याद नहीं होगी, वो बात है सन 2000 के आसपास की। उनमें 2,500, 3,000, 3,500 रुपये सिक्योरिटी पर घर से लेकर के किसी ने पाइप ट्यूबवेल लगाया था रज भाई के साथ खरकड़ा की तरफ से, और मीठा पानी था। 2 बार सप्लाई पहले आती थी, फिर 1 बार की गई, फिर कोई बिल उसके पेंडिंग रह गए कुछ साल के बाद, फिर वो अपना ऐसे कैसे भाग गया, फिर वो गाँव वालों ने उसको चलाया। चलो अभी ये लाइन दब के आई है तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब काम मेरा आगे की तरफ बढ़ रहा है, और सरपंच जो है अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कोरोना काल की वजह से इनका 5 वर्ष ये जो योजना होती है वो 5 की बजाय 7 साल में गई थी। तो 7 साल में उस कोरोना टाइम में भी कुछ गाँव को फ़ायदा हुआ उसका बजट से संबंधित, या फिर नहीं, उसमें तो क्या हुआ था, जब इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो वो एक मजबूरी के अंदर चुनाव पेंडिंग रह गया। तो कई जगह तो ऐसा भी हुआ था, इनके थैले जमा करवा लिए गए थे, इनको बजट रिलीज नहीं किया गया था। उनको ये कहा गया था कि भाई अधिकारी लोग जो हैं, जैसे BDO या है, काम वो करेंगे, आप तो निरीक्षक का काम करोगे, उनके साथ रहोगे, एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में रहोगे। तो फुल फ्लैश पावर इनको कोरोना काल में, जो इनका 5 साल के बाद का जो कार्यकाल था, फुल फ्लैश पावर इनको नहीं थी। तो ये गति जो योजना थी उसमें जोगेंद्र राठी थे जिसके समय में ये चीज़ हुई। उसके बाद में अब इलेक्शन हुए हैं, करीबन 6-7 महीने हुए हैं, तो दूसरी पंचायत से जो सरपंच पद के दावेदार थे और जो विजेता रहे, और इस पंचायत के कौन रहे? इस पंचायत में जो विजयी रहा वो है मोनू लड़का है, नौजवान है, और उसको भाई जीत की बधाई देते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। ये एक खेल है, इस खेल में 2 आदमी अगर खड़े हैं तो चाहे 4 खड़े हैं चाहे 2 खड़े हैं, एक को विनर होना है, बाकी तो रनर अप रहते हैं, और प्रजातंत्र में रनर अप की काउंटिंग नहीं होती। तो यहाँ से मोनू सरपंच चुने गए हैं। दोनों प्रत्याशी अच्छे थे, दूसरा नफे सिंह था, वो भी अच्छा था, बहुत ही क्लोज मार्जिन से वो चुनाव जीते, तो उनको जीत की बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छा काम करेंगे। और दूसरी पंचायत में जो सरपंच बने हैं दलबीर सिंह, एक परिवार से जो महिला थी उर्मिला। हाँ, जो महिला है, तो दलबीर के नाम पे वोट पड़ी है कि वह दलबीर चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने अपने भाई की मिसेज को चुनाव मैदान में उतारा था। तो उसमें एक उम्मीद हम करते हैं, पहली बात तो दलबीर सिंह जो है वो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, JJP पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है।
दूसरा पारिवारिक पृष्ठभूमि हम देखेंगे तो गांव के बड़े जमींदार हैं, साधन संपन्न हैं, बाहर उठ बैठ ज़्यादा है, घूमने फिरने वाले हैं। तो कोई भी समस्या मेरे हिसाब में बड़े लेवल की आएगी या छोटे लेवल की आएगी तो मैं उनको उसको सुलझाने में और विकास कार्य करवाने में मैं सक्षम मानता हूँ। बाकी वो देखो कैसा कर पाएंगे कैसा नहीं कर पाएंगे, आकलन तो बाद में होता है, लेकिन पहले तो जो भी आदमी एक उम्मीद की जाती है कि पहले से बेहतर हो, और उम्मीद है कि पहले से बेहतर होगा। बहुत खूब। जो मेरे गांव के बारे में, क्योंकि हमारी जो जन्मभूमि वही एक है और बहुत अरसे बिताए हैं, लोगों से परिचित हैं और जो इतिहास बताया है, तो मैं आशा करूंगा कि आपको भी इसका बहुत भरपूर इसकी नॉलेज मिली होगी कि जो कदम ताल कदम जो योजनाएं आई हैं उनमें विनर कौन रहे हैं और कौन कौन सरपंच विजेता रहे हैं, कैसा कैसा काम किया है। तो मैं उनमें से एक फ्लैशबैक लेना चाहूँगा कि जो इतनी योजनाओं में जो विजेता सरपंच रहे हैं सबके मतलब मनमोहक कौन रहे हैं और किन्होंने कितना मतलब जो ऐतिहासिक और मेमोरेबल काम जो किया है वो कौन कौन सरपंच रहे हैं? देखो, दोनों पंचायतों की बताना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। ये जो भी सरपंच रहा है उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। आज हम एक का नाम लेंगे ना तो उसमें फिर अलग बात हो जाती है, क्योंकि मेरे से किसी इंटरव्यू में किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि जी 4 लाल हैं जो सीएम रहे हैं हरियाणा के, कि बेस्ट लाल कौन सा? हिम्मत चौधरी बंसीलाल के क्लोज रहा, लेकिन उसमें एक तरह का आप देखेंगे जैसे बंसीलाल को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज से 35-40 साल पहले उन्होंने हर गांव में सड़क और बिजली ला के दी थी, तो विकास की गति उनके दिमाग में ज़्यादा थी। दूसरा चौधरी देवीलाल जो लाल थे वो जननायक के रूप में थे, मतलब जनता के बहुत ही चहेते थे, लेकिन विकास कार्यों में चौधरी बंसीलाल थे। और लचीलापन आप देखोगे किसी के अंदर तो वो भजनलाल के अंदर भी था, बहुत ही लचीलापन। और चौथे लाल जो अब आए अपने मनोहर लाल जी, कई चीज़ों में देखें तो ये भी बहुत ठीक काम करते हैं, कईयों में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, तो हर लाल की अपनी अपनी भूमिका है। तो उसी प्रकार से जो सरपंच रहे हैं, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता कि वह किसने अच्छा किया किसने नहीं किया, लेकिन ये तो नॉर्मल रूप से अगर हम देखेंगे कोई बेस्ट करता है, कोई 19 करता है, कोई 20 करता है, समय के हिसाब से वो लोग करते हैं। लेकिन मेरा जो मैं फेवरेट मानता हूँ वो दिलबाग सरपंच को मानता हूँ कि उस समय में जो उन्होंने ये 2 काम विशेष रूप से किए जिसकी बहुत लंबी डिमांड थी। एक पेयजल की थी, वो डिग्गी बनी। एक सबसे बड़ी जो प्रेस्टीज इशू के रूप में बात आ गई थी, एक समय तो ऐसा भी आ गया था, चौपाल का जो निर्माण हुआ, और बहुत ही शील स्वभाव के। तो बाकी सारे सरपंच जो मेरे गाँव के अब तक बने हैं या अब हैं, वो सारे ठंडे हैं, अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं। लेकिन अपने अपने फेवरेट की बात होती है। आपने फेवरेट पूछा तो निसंकोच भाव से मैं उनको फेवरेट मानता हूँ। वो स्वर्ग में हैं, हम नरक में हैं, तो इससे किसी दूसरे सरपंच को कोई गिला शिकवा भी नहीं रखना चाहिए। किसी की बुराई की बात नहीं, सिर्फ अपनी पसंद की बात होती है। पसंद तो किसी को तो बर्फी अच्छी लगती है, किसी को घेवर अच्छा लगता है, वो एक अलग अलग बात है। बहुत खूब अच्छा जवाब दिया, किसी अटपटे क्वेश्चंस में न फंसने के बजाय बिल्कुल स्पष्ट जो जवाब दिया है। इसके साथ मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अपने ही गांव में अपने गांव को जिस दानीवीर ने इस धरा को संजो कर रखा, कुछ बना के रखा, जिन जिन लोगों ने सहानुभूति दी है, उनमें से एक जहाँ तक मैं सुन पाया हूँ कि जो स्टार्टिंग में स्कूल की ज़मीन जो दी थी, तो उन दानीवीर के बारे में जानना चाहूँगा कि वो कौन थे महापुरुष और किन परिस्थितियों में उन्होंने ये कदम उठाया। तो एक तो ये बताइए, और इनके साथ साथ में जो भी गांव के अच्छे काम के लिए, गांव की खुशहाली के लिए और सुलहत के लिए जिन्होंने कदम दिए हैं, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा एक बार। देखो, जहाँ तक स्कूल की बात है, जब हम छोटे बच्चे थे तो एक स्कूल जो बॉयज़ स्कूल के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसमें भी 2 या 3 कमरे होते थे। और फिर उसमें जैसे बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी तो गांव के लोगों ने कमेटी बनाई, और उस कमेटी में प्रमुख रूप से 2 नाम रखे गए। एक तो मास्टर शमशेर सिंह जी थे, एक अपने गांव में सेठ जी होते थे, नौरंग बाणिया के नाम से उसको जानते थे। 2 आदमी तो ये थे, हो सकता है 1-2-3 आदमी और हों, उसका मेरे को ना पता हो। तो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि अब आप गाँव में चंदा करो। इन्होंने चंदा किया और गाँव के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी कमरे दिए, अपने जेब से कि एक कमरा मैं बनवाऊंगा, एक कमरा मैं बनवाऊंगा। और उस ग्राउंड की जब भर्ती हुई थी तो ये तालाब खुदते थे पहले, कच्चे तालाब, मिट्टी निकाल करके लोग बैलगाड़ी से, कुछ स्कीम भी आई थी काम के बदले अनाज,
तो उस स्कूल का, बॉयज स्कूल का मैंने भर्त होते देखा है। पूरी 36 बिरादरी ने पूरा सहयोग दिया, तब जा कर के उस स्कूल का निर्माण हुआ। और बहुत से लोगों ने, जिसका जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, उन्होंने तो कमरा बनवा दिया। जो कमरा नहीं दिया था, लेकिन गांव के हर आदमी ने, हर घर ने, सर्व जात ने अपना डोनेशन उसके अंदर दिया। किसी का 1000 का ब्यों था 1000 दिए, 2 का था 2 दिए, 100 रुपये का ब्यों था 100 रुपये। और उस समय तो 100 के नोट की भी वैल्यू थी, 2 के नोट की भी वैल्यू थी और 1 रुपये की भी वैल्यू थी। तो उसमें संपूर्ण ग्राम जो था मिल करके बॉयज स्कूल का निर्माण हुआ। जहाँ तक कन्या पाठशाला की मुझे याद है, तो जो मेरे को सुनने में आया है, एक होते थे पूर्ण सिंह, उसको कहा थे सुरता का पूर्ण। वो उसका एक लड़का जय भगवान है, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड, अभी शायद वो बहादुरगढ़ रह रहा है, वो पूर्ण जी तो गुजर लिए। उन्होंने पाठशाला का निर्माण, जो अपना ये साधन सिर जोड़ है, इसके ऊपर 2 कमरे थे, एक छोटा कमरा बीच में था, आगे बरंडा था, 4 दीवारी थी और गेट था। कि वो सुनने में यह आया कि इन्होंने जो है अपनी कुछ खेत की ज़मीन बेच करके, कोई तो कोई कारण बताता है बेचने का, कोई कारण बताता है, लेकिन उनके बच्चे से मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बताया कोई महीना 2 महीना पहले ही कि चाचा उस समय पे वो ज़मीन इसलिए बेची थी कि कहीं उन्होंने इस प्रकार का कोई वादा कर दिया था। और फिर जब परिवार को उन्होंने इकट्ठा किया तो परिवार वाले थोड़े से सुकचा से गए उस बीच बात में, तो फिर इन्होंने वो ज़मीन बेच के उसका निर्माण करवाया। और फिर इसने वो गांव के कन्या पाठशाला के रूप में वो दे दी। शुरू में कन्या पाठशाला नहीं बनी, वहाँ बोलते उसको पाठशाला थे। शुरू में तो पहली दूसरी में तो हम जाने लगे, छोटे बच्चे थे, जैसे मेरा नाम निंदाने चलता था तो मौसम ख़राब होता था, मैं गाँव वाले स्कूल में चला जाता, तो वहाँ भी हम जाया करते। तो उसको तकरीबन जो बुजुर्ग गण थे उस समय के, वो पूर्ण वाली पाठशाला ही बोला करते। और बाद में जो जो जनरेशन बढ़ी, गांव की जनसंख्या बढ़ी, फिर ये हो गया कि वो स्कूल दूर पड़ता है। फिर भाई पहले हमारे टाइम पे मिडल था, 8वीं तक का ही था, जब मैं 8वीं में था, हाई स्कूल नहीं बना था। बाद में वो हाई स्कूल भी बना। फिर उस समय डिमांड होगी कि भाई कन्या पाठशाला हर गाँव में अलग है, तो मेरे गाँव में भी अलग बननी चाहिए। भाई कहाँ बननी चाहिए? वह 2-3 कमरे तो वहाँ हैं, साथ लगती ज़मीन है, भाई वहीं बना लो। फिर गांव के लोगों ने यहाँ भी चंदा इकट्ठा किया और सरकार से मदद भी ली। फिर इस कन्या पाठशाला का विकास हुआ। लेकिन प्रमुख रूप से जो नींव डाली, वो नींव के लिए मैं स्पेशल नाम लेना चाहूँगा पूर्ण सिंह का। एक बहुत अच्छी पहल थी, महान काम था ये, बहुत ही जो सरकार की, प्रशासन की जो पहल थी, उससे पहले ही कदम रख दिए थे इस काम में। बहुत काबिल तारीफ काम था वो। तो उस समय ऐसा था ना, पैसे की कीमत थी। आम आदमी के पास तो घर भी कच्चे होते थे, और उस समय 2-3 कमरे बना करके बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट कर देना सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी। इसलिए मैं उनका इस बात के लिए मेरे दिल में सम्मान हो रहेगा। और इसी के साथ, जैसे ये स्कूल से संबंधित थी, बहुत लाजवाब बात बताई है, बहुत गहरी बात बताई इतिहास से संबंधित, कि गांव में किन व्यक्तियों ने एक अच्छी पहल के लिए डोनेट किया है, पैसा भी, ज़मीन भी और मेहनत भी। तो पूरा गांव का सहयोग रहा, इसमें बहुत गजब की बात बताई। इसी के साथ जैसे एक गौशाला से संबंधित एक चर्चा होता है कि गांव में गौशाला भी थी, तो मैं उसका भी थोड़ा चर्चा इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगा, उसके बारे में थोड़ा बतलाइए। मुद्दा तो ये थोड़ा सा विवादित है, लेकिन फिर भी जो मैं जानकारी वो बता देता हूँ। गौशाला का जो निर्माण किया, चौधरी तारिफ सिंह ने बहुत बड़ी सोच रख करके किया था कि अपने इलाके के अंदर कोई गौशाला उस समय पे नहीं थी। और एमएलए का चुनाव तारिफ सिंह जी लड़ चुके थे 1987 के अंदर, बाद में सरपंच भी बने। तो इन्होंने एक पहल की, पूरे महम हल्के के गांव के बुजुर्ग लोगों से इन्होंने सलाह मशवरा लिया, सभी से राय लेकर के। तो एक पुरानी प्रथा होती थी, सांग प्रथा, कि भाई सांग के माध्यम से कोई सामूहिक काम होता था, कुआ जोड़ का या गौशाला का, मंदिर का निर्माण, तो उसमें सांग को बुला लेते थे लोग, कि वहाँ अपना लोग चंदा बलवाते, पब्लिक को भी पता चलता फलाना ने इतना दिया। तो एक भावना दूसरे के अंदर भी जागती है। कहते हैं कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, कि फलाना आदमी इतना दे रहा है तो भी डोनेशन दे दे। और बहुत ही अच्छे प्रयास से अपने गाँव ने बहुत अच्छा चंदा उसके अंदर दिया, और बाकी गवांडों ने भी दिया। और चौधरी तारिफ सिंह ने कुछ ज़मीन भी डोनेट की फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत के। और 1-2 आदमी ने और भी ज़मीन दान दी थी, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कि बहुत कई साल पुरानी बातें हो गई हैं ये। लेकिन पूर्ण रूप से गांव की श्रद्धा भी उस गौशाला के प्रति बनी और इलाके की श्रद्धा भी बनी। लेकिन यहाँ जो महंत छोड़ा गया गौशाला के संचालक के, संचालक तो नियम रखने वाले चौधरी तारिफ सिंह हो गए, लेकिन उसको संभालने वाला तो एक आदमी 24 घंटे चाहिए। चौधरी तारिफ सिंह तो वे राजनीतिक आदमी भी थे, सामाजिक भी थे और बिजनेसमैन भी थे।
24 घंटे तो वो नहीं दे सकते। उन्होंने तो बहुत बड़ा प्रयास कर दिया और गांव के अंदर ये संस्था बना दी और बड़ी रेपुटेड गौशाला संचालन बनाना कोई छोटी बात नहीं, उसको चलाना छोटी बात नहीं है। वो तो साधन संपन्न थे तो उन्होंने ये काम किया। लेकिन जो आदमी है उसको संभालने वाला बैठाया वो एक महाराज जी थे, बाबा कहा करते उसको, और उस समय के वो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, तो वो इसको संभालने लग गए। तो बाद में ड्यूटी तो उन्हीं की लगेगी कि भाई एक बार पब्लिक ने चंदा इकट्ठा करके दे दिया, अब आप गांव में संपर्क करो, किसी से तूड़ा मांगो, किसी से पैसे लो, किसी से चंदा लो, तो वो कलेक्ट करें। लेकिन बाद में जब उसका हिसाब किताब की बात आई तो सुनने में यह आया कि उस बाबा का खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा पाया, क्यों बाहर जाता हो चंदे बंदा के लिए होटलों पर खाना खाता है। और ये बड़ा सुर्खियों में एक बात किसी चीज़ के ऊपर चल जाए ना, नेगेटिव बात अगर चल जाए तो नेगेटिव बात फैलती 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 बहुत से लोगों में चली जाती है, तो उससे नाराज़गी पैदा हुई। और उसके बाद भी मास्टर शमशेर सिंह को बाबा वाला काम हो लिया। शायद मास्टर शमशेर सिंह को मैं श्योर नहीं, क्योंकि मैं एक अखबार में पढ़ा था, मैंने जनसत्ता अखबार की कटिंग भी मेरे पास आज वो मिलेगी उस दौर की, उसमें फिर चार्ज दिया था इनको कि जी आप संभालना। फिर वो मामला वो बाबा वाला देखा ना तो ये भी पीछे हट गए। फिर आखिर में जो वो गौशाला जो है वो खडवाड़ी गौशाला के अंडर देनी पड़ी। यहाँ से पशुओं को भी वो ले गए, जो चारा बारा था उसको भी वो ले गए, और ये खंडर हालत में वो ज़मीन है या इमारत है, इमारत तो टूट फूट गई। तो जिस प्रकार से चलना चाहिए, जिस अरमान से चौधरी तारब सिंह ने गौशाला बनाई थी और गांव ने और जनता ने जो सहयोग करा था वो सही रूप से चल नहीं पाई, और उसका न केवल इस गाँव को बल्कि इलाके के लोगों को तकलीफ़ है कि इतनी अच्छी संस्था जो उस समय पे बनी थी वो चलनी चाहिए थी, लेकिन उसका संचालक जो उसको संभालने वाला था वो सुचारू रूप से शायद ढंग से काम नहीं कर पाया। बाकी चौधरी तारब सिंह ने तो उसके ऊपर जी जान लगाई और गांव का भी फुल सहयोग रहा है। गांव का पूरा सहयोग रहा है। गांव का तो है ना, देखा जाता है अक्सर, जैसे मान लो जो ड्रेनेज लाइन है अगर वो टूटती है और पानी का बहाव खेतों में जाता है तो पूरा गांव उठ के जाता है। तो गांव का सहयोग तो जब समय आता है तो सब उठ के एक साथ एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में गांव के ऊपर जो भरोसा है और जो पहले से करते आए हैं, तो ऐसा जैसे मान लो अगर कुछ हर ग्रामीण की कुछ ड्यूटी दी जाए और गांव को फिर से बहाल बनने के लिए, पौधारोपण करने के लिए, एकजुट होने के लिए, नई नीति बनाने के लिए अगर ऐसी विचारधारा तैयार की जाए तो गांव उसमें आपका क्या मानना है, कितना सहयोग कर सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। मैंने एक दिन ऑफ कैमरा आपको बताया भी था डिटेल। कुछ बातें हैं जो पंचायत अपने स्तर पर करना चाहें बड़ी इजीली कर सकती हैं, उसमें हर आदमी सहयोग दे सकता है। और मैं गारंटी देता हूँ अगर उस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, मेरे गांव के अंदर नहीं, किसी गांव के अंदर, क्योंकि मेरे पास वो विजन था, लेकिन मैं बाई चांस जो है मैं बाहर रहने लग गया, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। अगर मैं यहाँ होता तो शायद वो प्रयास सार्थक मेरा रहता। आप एक चीज़ सोच के बताओ, ये मेरे गांव के अंदर पढ़े लिखे जो +2 कर चुके हैं उन बच्चों की संख्या कितनी होगी? आप पहले मेरी पंचायत पे ही आ जाओ, गांव तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शायद 300-400 बच्चे होंगे। हाँ, प्लस भी कह सकते हैं, होंगे, डेफिनेटली होंगे। 500 के आसपास संख्या होगी जो +2 पास हैं और गांव में हैं या इधर उधर रह रहे हैं। क्यों न पंचायत एक काम ऐसा करे? ये मेरे पंचायत के अंदर रोज़गार भी बहुत है, और जो रोज़गार पे नहीं है वो आदमी भी, अगर आप 1000 रुपये एक आदमी से कलेक्ट करोगे, शायद छोटा किसान भी, मजदूर भी साल के 1000 रुपये देने से कोई मना नहीं करेगा। अगर ऐसे हम करेंगे तो आप ये संख्या मान करके चलो 500 आदमी कर्मचारी भी मेरे पंचायत के अंदर होंगे। अगर 500 आदमियों को हिसाब से अगर हम 1000 रुपये भी इकट्ठे करें तो 5 लाख रुपए की फिक्र होगी। 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, साल में एक बार करने हैं, उसमें फिर एक भावना बनेगी, दूसरे लोग भी आएंगे, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, कि भाई ये सहयोग मैं भी दूंगा। हम 1000 लेंगे तो कई ऐसे भी आएंगे जो 11,000 रुपये देंगे। मेरे गांव के अंदर रिटायर्ड फौजी भी हैं, मेरे अंदर टीचर भी रिटायर है, मेरे गांव के अंदर इंजीनियरिंग भी रिटायर हैं, एक्शन SC भी रिटायर्ड हैं, टीचर भी रिटायर हैं। तो क्या हो सकता और हर फील्ड से जो परस्यूइंग में काम कर रहे हैं, जो एट ए प्रेजेंट भी वर्किंग पे हैं, वो भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो ऐसे ही नौजवान बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, किसी खेत में, खलियान में या डाबड़ा में, जहाँ पूजन स्थल है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। और वहाँ इनको 2 आदमियों की ड्यूटी लगा दो। आप 4 आदमी सेलेक्ट कर लो, मिलिट्री पर्सन जो एक्स आर्मी है, कि वह 2 आदमी सुबह 2 आदमी शाम को, जिस दिन उनको काम हो, शिफ्ट चेंज हो सकती है, आदमी शाम वाला अगले दिन वाला पहले दिन जा सकता है।
सुबह इनको इकट्ठे करके 2 घंटे इनकी फिजिकल एक्सरसाइज मिलिट्री पर्सन से अच्छी कोई नहीं करा सकता। उसमें चाहे रेस है, चाहे बीम है, चाहे हाई जंप है, चाहे लॉन्ग जंप है, चाहे इनकी जो है बाकी एक्टिविटीज़ हैं, मसल भी मजबूत होंगी। और रेस का टाइम पीरियड के हिसाब से जो बच्चा आज रूटीन शुरू करेगा 1-1.5 महीने में, 2 महीने में उस पर आ जाएगा। ये प्रक्रिया हो, इससे फिजिकल फिटनेस हमारा बच्चा कहीं भी फौज में जाएगा, चंडीगढ़ पुलिस जाएगा, दिल्ली पुलिस जाएगा, हरियाणा पुलिस जाएगा, फिजिकल में मात नहीं खाएगा। और दिल्ली पुलिस में तो फिजिकल के एक्सीलेंट के नंबर अलग से होते हैं, मिलिट्री के अंदर भी होते हैं। दूसरा सिस्टम, बच्चे आज के इंटेलिजेंट हैं। जब हम थे तो फर्स्ट डिवीज़न को लोग काउंट करते थे कि फर्स्ट डिवीज़न आ गया, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। लेकिन उसके बाद मेरे गांव ने रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे गांव के बनियों का लड़का, रामबस बनिया लड़का, बिलासा बनिया का पोता, पूरे हरियाणा को टॉप किया था 10th क्लास के अंदर। पूरे देश की मीडिया यहाँ थी उस टाइम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी लेकिन सोशल मीडिया नहीं थी। प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर उस बच्चे ने हरियाणा टॉप करके नाम कमाया। तो ऐसे एक्सीलेंट बच्चे भी हमारे गांव के अंदर हैं, रिटायर्ड भी हैं। तो इन बच्चों को, जैसे कोई कॉलेज में जाता है, कोई BSc कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई MTech कर रहा है, तो शाम को जब ये बच्चे, सुबह इनकी फिजिकल एक्सरसाइज 5 से 7 होगी, आगे खाए पिए, नहाया धोया, रोहतक चले गए, महम चले गए, शाम को आ गए। शाम को 9-10 बजे तक गांव का कोई बच्चा नहीं सोता, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी। स्टूडेंट को 10 बजे से पहले सोना नहीं चाहिए। सेल्फ स्टडी भी वो करता है। 2 घंटे की क्लास हम लगा सकते हैं कि एक आदमी GK करा दे, एक मैथ करा दे, एक रीजनिंग करा दे, एक शॉर्टकट का मेथड समझा दे। वो तैयारी हम कर सकते हैं। अगर उस प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि हर साल हर लिस्ट में 500 बच्चों में से मेरे गांव के 20 से 25 बच्चे, 40 बच्चे सिलेक्शन में आएंगे। हर लिस्ट में। हमें राजनीतिक रूप से कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया वर्क क्या हो सकता है? और एक बार प्रयास करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो बच्चा सिलेक्शन में जाएगा, वो बच्चा को ये नहीं पता कि तेरा एक पैसा नहीं लगा, इस आदमी ने तेरे पास तक कितनी फिजिकल मेहनत करी, जिसने तेरे को ट्रेंड किया फिजिकल क्लियर करने के लिए, या टेस्ट पास करवाने में इन टीचर, बतौर टीचर इन्होंने तेरे को पढ़ा, चाहे वो बड़े भाई हैं, चाहे वो हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, कोई भी है, श्रद्धा बढ़ेगी। और वो अपने आप डोनेशन के लिए आगे आएगा कि जी मेरे तो एक तनख्वाह ले लो, जो काम चलता रहना चाहिए। ये प्रयास है। इस प्रयास में कितना सार्थक कौन हो सकता है? पहल करे गांव। इस प्रकार की कमेटी बन करके इस मुद्दे को रखा जाए और वहाँ सहमति बने। मेरा गांव का आदमी अगर रोहतक भी रहता है, सबके पास आज साधन है परमात्मा की दया से, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। जो गवर्नमेंट जॉब पे है वो रोजाना नहीं आ सकता, वो संडे वाला दिन आ जाए, क्लास ले ले बच्चों की, 2 घंटे की बजाय 4 घंटा लगा दे। ये बहुत से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। बच्चा वहाँ कोचिंग के लिए कितनी देर जाता है? 6 घंटे थोड़ा पड़ता है, 2 घंटे की क्लास होती है। 2 घंटे की क्लास बच्चा गाँव के गाँव में कर सकता है। एक बैठक किसी की देख के या सार्वजनिक स्थान के ऊपर वो क्लास लग सकती है। और वहाँ आपको मैथ टीचर भी मिलेगा, साइंस टीचर भी मिलेगा, GK का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा। मेरे गांव में तो IAS बच्चे हैं, IG तक के अधिकारी मेरे गांव के अंदर हैं। और PhD मेरे गांव के, मेरे 15 से 20 बच्चे PhD हैं आज की तारीख के अंदर। तो सभी का सहयोग लो। और जब सहयोग हम काम शुरू कर देंगे, कोई आदमी रोहतक से आ गया क्लास लेने के लिए, दूसरा कोई अधिकारी की पोस्ट पर बैठा है, उसको कहाँ गया था, अभी गाँव में ये करके आया हूँ, वो भी भागेगा, वो भी उसको कहेगा तू भी लेके आ भाई, पढ़ा के आ। उसका एक सुखद और आशा उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट उसका हम दे सकते हैं। इस प्रकार का प्रयास हो। ये गलियां तो बहुत बन ली, 6 बार बन ली, बनी रहेंगी। बच्चों का भविष्य चाहिए हमें। और बच्चों का भविष्य किस चीज़ से है? बच्चों का भविष्य आज नौकरी से देख करके चल रहा है। जो बच्चा को नौकरी मिल गई, चाहे वो कितना शरारती रहा, कितना पढ़ाई में जीरो रहा, लेकिन वो सुपरस्टार हो जाएगा, हीरो माना जाएगा नौकरी पे लगते ही। और नौकरी सरकारी कहाँ से मिलेगी? आज मेरिट बेस पे, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है, सारी चीज़ RTI आ गई, उसके तहत आप कहीं की भी जानकारी ले सकते हो। और GK की तो आपको ज़्यादा समस्या रही नहीं, गूगल बाबा बैठा है, कोई भी सर्च मारो आपको उसका आंसर मिलेगा। इस प्रकार से एक रूटीन बनाई जाए। 1 साल की मेहनत है और 1 साल के बाद आउटपुट देखना। 1 साल में ज़्यादा नहीं, आप 10 बच्चे भी निकाल दोगे ना, और मैं गारंटी देता हूँ इतने बच्चे निकलेंगे। इंस्टीट्यूट के अंदर क्या है, मैंने एकेडमी खोल दी, 50 बच्चे मेरे पास आ गए, 10 को सिलेक्शन माना है, उनकी मेहनत के दम पढ़ा, नाम किसका होगा? मेरा होगा। सारी एकेडमी वाले उसके फोटो चेप लेंगे। क्यों ना ये प्रयास गाँव में किया जाए? इसके लिए आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मैं बाहर रहता हूँ, जितना मेरे से सहयोग होगा मैं सहयोग करने को तैयार, जितने मेरे नॉन हैं गाँव के उनसे मदद कराने को तैयार। लेकिन इस प्रकार की पहल हो, और ये सबसे अच्छा विकास है गाँव का, इससे अच्छा विकास है नहीं, और सबसे बेस्ट है। मेरे मन में ये सोच थी 5 साल पहले थी, लेकिन वो मामला
आप जानते हो किस हिसाब से श्रेय नहीं चढ़ पाया, तो मैंने कईयों का गौर रखा है। कहते हैं बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन प्रयास नहीं कर रहे। तो ये आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से कमेटी बना करके एक उसमें प्रस्ताव रखो, सबका सहयोग मांगो। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो दिली रूप से मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बढ़िया है। लेकिन ये है ना, जो सार्थक विचार और जो लेआउट तैयार किया आपने, ऐसी विचारधारा और लोगों की भी है, लेकिन कमी क्या है कि उन सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों को एक मंच में आने की दिक्कत है। कोई बाहर है, कोई अंदर है, तो उसी मंच को हम लाने के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं भी चाहूँगा आपकी जो ये जीवन का जो सफ़र रहा है और जो आपका अनुभव रहा है, तो उसमें हम आपकी मदद ज़रूर लेंगे। तो आप तो वैसे भी बोल दिया आपने कि कहीं भी ज़रूरत हो तो आप तैयार खड़े हैं। तो हम वजह ये रहती है नाकामयाबी की, असफलता की, कि इस मंच पे जो बुद्धिजीवी आएँ वो मंच तैयार हो, और जो इसको लागू करने वाले हैं जैसे पंच सरपंच हैं, उनके अंदर तो ये भावना मेरे को दिखाई नहीं दी। माफ़ी चाहूँगा ये बात बोलने के लिए मैं, लेकिन उन बुद्धिजीवी लोगों ने ही मिल के उनकी विचारधारा लेके और उसको आगे प्रोसीड करने के लिए उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और उन बुद्धिजीवियों को इस मंच पर भी आना पड़ेगा। लेकिन इस मंच पर आने के बाद भी अपने गाँव के उन बुजुर्गों को, पूर्वजों को, और जो नागरिक हैं, जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनने भी सहयोग देना पड़ेगा। तो मैंने जैसे आपसे एक सवाल किया था कि जैसे वक्त जब पड़ता है, आपत्ति का समय आता है, पूरा गांव उठ के कंधे से कंधा मिला के काम करता है। जब हम इस मुहिम को आगे लेके चलेंगे, क्या हमारे गांव के नागरिक और उन युवा बच्चों के पेरेंट्स इस मुहिम में साथ देंगे? आपका क्या मानना है? जब हम शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से हर गांव का आदमी साथ देगा। गांव का नहीं बल्कि आपके दूसरी पंचायत के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। और वो समय जब एक लिस्ट के अंदर 10-15 बच्चे हमारे सिलेक्शन में आ गए ना, तो आपके गांव के साथ लगते गांव के लोग भी सपोर्ट करेंगे। आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओगे इसके माध्यम से। और एक बार शुरुआत की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत वो पंचायत स्तर पर हो। और ऐसी बात नहीं है कि हमारी पंचायत जो वो सक्षम नहीं है, वो स्टार्टिंग कर सकती हैं। फिर भी गाँव का जो है, गाँव के लोगों को भी एक चीज़ को भूल जाना चाहिए। जो चुनाव वुनाव होता है ना, ये खेल है, इसको खेल की तरह से मानो। चुनाव हो गया, कोई किसी का समर्थक था, कोई किसी का समर्थक था, जो जीत गया भाई 5 साल उसको सरपंच रहना है। गांव के काम कौन करेगा? वही तो करेगा। लेकिन उस गांव के लोगों को भी ये मैल निकाल देना चाहिए कि भाई मैंने जिसको वोट दी थी वो हार गया, ये जीत गया, मैं इसके पास ना जाऊं। और जीतने वालों को भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई इसने मेरी वोट नहीं दी थी तो ये मेरे पास काम आया तो मैं इसका नहीं करूँ। आप जीतने के बाद पूरे गाँव के प्रमुख हो, प्रधान हो, उन छोटी बातों को भूल करके एक बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करो, और उसमें शायद करेंगे। उम्मीद है मुझे, और गांव के लोग भी साथ देंगे। और जब इस प्रकार का सामूहिक प्रयास होगा तो इससे आपसी प्रेम बढ़ने में भी ये चीज़ कारगर साबित होगी। बहुत खूब। तो ये जो बहुत गहरी मंथन जो किया है, सार्थक विचार, सटीक जवाब और पूरा जीवन का जो अनुभव जो मक्खन निकाल के दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना कीमती समय देने के लिए मैं आपको फिर से आपका धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, धन्यवाद की तो मैं आपका करता हूँ। मेरा तो गांव है, और गांव के लिए कोई आदमी छोटा मोटा प्रयास करता है तो वो कोई एहसान नहीं होता। मेरा तो सौभाग्य है यार, मैं तो रूटीन में बल्कि 15-20 दिन में गांव में चक्कर लगाता हूँ। अब की बार थोड़ा सा लेट हूँ, तो इसके मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएँ। आप एक मीडिया, एक माध्यम होती है जनता के बीच का भी, अधिकारियों के बीच का भी। तो एक तरह से हमारे जो पंच प्रतिनिधि हैं या सरपंच हैं और जनता है, आप उसके बीच की कड़ी हो। जनता के विचार आप पंचायत के समक्ष रखोगे तो दोनों पंचायतें बड़ी अच्छी हैं, और दोनों सरपंच भी आपकी बात को मानेंगे, उन तक ये आवाज़ जाएगी। तो एक सार्थक परिणाम और सकारात्मक परिणाम मैं मानता हूँ कि इस हमारे वार्तालाप का निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार को हम सार्थक रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे गांव के नागरिक या फिर अगल बगल के जो पड़ोसी गांव हैं उनसे भी अगर कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे या शुरुआत करना चाहे तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, और अपने इस धरातल से जुड़े हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके, जल्द मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई चीज़ और मुद्दे के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।